नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओशो की दुनिया में। जैसा कि आपको अवगत है, इस चैनल के माध्यम से महान दार्शनिक ओशो की कहानियों को, उनके विचारों को, उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। ये प्रयास तभी सफल है, तभी सार्थक है, जब सारे लोग आप प्यार करें, आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने उन मित्रों को शेयर करें जो लगता है ये बात किसी के काम की हो सकती है। अभी तक जो आपने प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे प्यार देंगे इसके लिए भी मैं आशा करता हूँ और इसी उम्मीद के साथ आज एक नई कहानी के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। कहानी यह है कि एक गांव में एक मध्यम वर्गीय परिवार रहता था। मध्यम वर्गीय परिवार था, ज़्यादा पैसा नहीं था, ज़्यादा योजनाएं भी बड़ी नहीं थीं, ज़्यादा आकांक्षाएं भी नहीं थीं। मध्यम वर्गीय परिवार था। खेती पाती करने के बाद में उनका वही एक जरिया था। हर वर्ष फसल होती थी, हर वर्ष पैसा आता था। इसी प्रकार से पूरी ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन उस परिवार में जो कमाने वाला किसान था, उसने एक नियम बनाया था। वो हर वर्ष जून के महीने में जब उसके बच्चे की छुट्टियां हो जाती थीं, जब उसके सभी की छुट्टियां हो जाती तो वो किसी दूर तीर्थ यात्रा पर निकल जाता था। हमारे गांव में देखा होगा आपने, हमारे देश में देखा होगा ज़्यादा, हर परिवार में कोई न कोई, हर मध्यम वर्गीय परिवार, अन्य परिवारों के बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार में ये शौक जरूर होता है। कोई न कोई जरूर जाता है इस बात पर कि हम तीर्थ करने जा रहे हैं। और मध्यम वर्ग की बात ही छोड़िए, मजदूर परिवार में भी ये शौक जरूर पाया जाता है कि घर में चाहे कितना भी ज़रूरी चीज़ों का अभाव हो, चाहे पैसा हो न हो, लेकिन तीर्थ यात्रा पर जाना एक अनिवार्य चलन बन चुका है। उस परिवार का भी एक चलन बन चुका था। तीर्थ यात्रा को स्टेटस के रूप में देखा जाने लगा है। जो लंबी तीर्थ यात्रा पर गया है वो पैसे वाला समझा जाता है, जो और लंबी यात्रा पर गया है वो और ज़्यादा पैसे वाला समझा जाता है। जो और भी महीनों गायब रहता है, जो महीनों तीर्थ यात्रा पर रहता है, उसे हम लोग बहुत धनवान समझते हैं। ये हमारे यहाँ एक प्रचलन हो गया है। वो मध्यम वर्गीय परिवार था जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, जिसका कहानी में जिक्र है, वो भी यही सोचता था। जबकि होता ये है कि हम बस जो वाहन से जाता है, हम लोग उस वाहन को बहुत वरीयता देते हैं। कोई अगर छोटे वाहन से जा रहा है तो समझ लीजिए वो छोटा तीर्थ यात्री है। जो बड़े वाहन से जा रहा है तो वो बड़ा तीर्थ यात्री है, साथ साथ वो बड़ा व्यक्ति भी है। कोई अगर हवाई जहाज से जाता है तो वो बहुत बड़ा वक्त है, बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है। कोई पानी के जहाज से जाता है। इस प्रकार से हमने समाज में जो एक आम धारणा बनाई है कि जो ज़्यादा दिन के लिए जाएगा, जो ज़्यादा बड़े वाहन से जाएगा, तो ज़्यादा दिन के बाद वापस आएगा तो उसे बादशाह माना जाएगा। ऐसे हमारे परिवारों की सोच है, ऐसी हमारे समाज की एक सोच है कि 2-4 दिन के जाने वाले को छोटा माना जाता है, उसे छोटा तीर्थ यात्री माना जाता है, उसे छोटा वक्त माना जाता है। जो बड़ समयावधि को भी हमने अमीरी गरीबी के तराजू में तौलना शुरू कर दिया है। यही उसके साथ हुआ। वो 15 दिन के लिए जाता था। अब इस बार भी उसने क्या किया है कि अपने सारे परिवार से ये बात जिक्र की और वो अपने लिए मानता था कि मैं जब तीर्थ यात्रा करके आता हूँ तो मैं विलक्षण भक्त बन जाता हूँ। और तीर्थ पर जाने का उसने पृथक इंतजाम कर लिया था। पूरा वर्ष वो कमाता था, लेकिन हर वर्ष वो जाता जरूर था। और ये कोई नई बात नहीं थी, इस बार ये पहली बार नहीं कर रहा था। उसे लगातार 10 साल जाते हुए हो चुके थी। इस 11वीं साल थी इस बार। पहले उसका पुत्र छोटा था, लेकिन फिर भी जो है उसने तब भी वो जाता था। जब पहली बार वो गया था तो उसके पुत्र की उम्र करीब 2 बरस थी। इस बार जब वो जा रहा है, जब उसकी तीर्थ यात्री की 11वीं यात्रा है, पुत्र अब 13 वर्ष का हो गया है। अब क्या हो, घर में उसने अपनी पत्नी से कहा कि हम जा रहे हैं। अपने पिता की बात सुनकर उसने अपनी माँ से चर्चा की कि कहाँ जा रहे हैं पापा। पापा तो एक बार जा चुके हैं, अब ये कहाँ जा रहे हैं।
दोनों की बातें सुनकर के पिता भी आ गया। पिता ने पुत्र से कहा कि आपको नहीं पता है, ये सब हमें पता है, हमें मालूम है कि क्या होता है। अब होता ये है अमूमन हर मध्यम वर्गीय परिवार में, हमारे देश में एक और परंपरा है, पिता पुत्र की बात नहीं होती है। आपने देखा होगा जब पिता घर में होता है तो पुत्र बाहर होता है, जब पुत्र घर में होता है तो पिता बाहर होता है। पता नहीं कैसे ये धारणा बन गई हमारे यहाँ। सामाजिक संबंधों में हम बहुत निकृष्ट होते जा रहे हैं, हम निठल्ले से हो गए हैं, हम बिल्कुल खाली खाली हो गए हैं। पिता पुत्र को आपने साथ साथ नहीं रहते देखा होगा, बहुत कम परिवारों में ऐसा होता है जब पिता और पुत्र साथ साथ भोजन करते हों। हमारे यहाँ वार्ताओं का दौर खत्म हो गया है, हम कहने को तो आधुनिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा अधिकांश परिवारों में यही होता है। पिता के साथ पुत्र नहीं बैठता है, पुत्र के साथ पिता नहीं बैठता है। और आप सर्च करेंगे, आप ढूंढेंगे, आप शोध करेंगे, आप खोज करेंगे, तब आपको कहीं एक दो परिवार मिलेंगे, खासकर ग्रामीण अंचल के, जहाँ पर पिता और पिता साथ साथ कर भोजन करते हों। बात आगे बढ़ी, पुत्र ने पूछा पिता से कि आप कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने सारी बात बताई। पुत्र बोला कि पिछली वर्ष तो पिताजी गए ही थे, आखिर वो और दूसरी जगह जा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। तब माँ ने विस्तार से बताया कि तुम्हारे पिताजी लगातार 10 वर्षों से एक ही स्थान पर जाते हैं, बहुत ही बड़ा स्थान है। और पिता ने बीच में ही बोला कि हाँ, मैं 10 वर्ष से जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पर उस देव की असीम कृपा है, बहुत ऊंचा उनका स्थान है, बहुत वहाँ भीड़ भाड़ रहती है, बड़ी कृपा है हमारी इस बात की कि हमें बुलाया जाता है। पुत्र अब समझदार हो चुका है, अब वो नहीं समझता था कि पापा किस बात की बात करते हैं, पिताजी मुझे क्या बताने चाहते हैं। पुत्र ने कहा पापा आप जाते तो आप खुद हैं, आपको बुलाता कौन है। क्योंकि पिता पीछे कह चुका था कि वही लोग पहुँचते हैं जिनको बुलाया जाता है। पुत्र के समझ में नहीं आया कि कौन किसे बुलाता है। आप अपना पैसा खर्च करते हैं, आप अपना साधन करते हैं, आप स्वयं जाते हैं और कहते हैं कि हमें किसी ने बुलाया है। पुत्र के समझ में ये बातें नहीं आ रही थी। वो बार बार कहता था कि अगर आप न जाएं तो आपको कौन बुला लेगा। पिता इस बात पर नाराज होता, वो डांट देता, क्योंकि हमारे देश में कोई भी धार्मिक बातों पर बोलना पसंद नहीं करता है, धर्म के बारे में कोई तर्क नहीं करना चाहता है। पुत्र को भी डांट करके चुप करा दिया जाता है। अंत में माँ कहती है कि पिताजी आपके हैं, ये जाते हैं, ये कर रहे हैं, उन्हें करने दीजिए। लेकिन पुत्र ने कहा कोई देव नहीं बुला रहा है मम्मी, ना कोई देव बुलाता है, ना कोई देव अपने यहाँ से वापस करता है, पिताजी तो यूं ही ऐसे ही कह रहे हैं। माँ कुछ उत्तर देती, इसी बीच में पिता ने फिर कहा आप दोनों इस बात पे बहस ना करें। हमने जो देखा है जीवन में, हमने जो कुछ सुना है, हमने जो किया है, इसी के बारे में हमारी जो धारणा है, हमारा जो विश्वास है, उसके बारे में हम कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। मेरा मानना है कि हमारे घर में जो संपन्नता है, हमारे घर में जो अच्छी बातें हैं, हमारे घर में जो खाने पीने का सामान है, हम जो लोग स्वस्थ हैं, वो किसी देव की ही कृपा है। अब पुत्र बेचारा छोटा था, वो कुछ कह नहीं सकता था। पिता एक एक करके सब बातें बताता जा रहा था। पुत्र चुपचाप था, वो अपनी सहमति भी नहीं देता था, असहमति भी नहीं देता था, लेकिन वो मजबूर था। लेकिन वो 11 वर्ष से अब 13 वर्ष का हो गया था। अब उसे पता था, उसे स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता था, उसका असर उस पर दिखाई पड़ता था। पिता तो अपनी तैयारी करते हुए बाहर चला गया। पिता के मन में वही थी, क्या ले जाना है, क्या करना है, किसके साथ जाना है। पिता के घर से बाहर निकलते ही पुत्र ने अपनी माँ से पूछा कि माँ पिता क्या क्या ले जाते हैं, क्या क्या करते हैं। माँ ने एक एक बात को बड़ा विस्तार से बताया। पुत्र ने ये भी पूछा कि साथ में कौन कौन जाता है, क्योंकि माँ जानती थी कि इनके साथ कौन जाता है। माँ को ये भी पता था कितने दिन लगते हैं, कितना पैसा खर्च होता है। माँ बताने का प्रयास कर रही थी, पुत्र सुन रहा था। अब पुत्र के मन में विचार आया कि पिताजी तो हैं नहीं, हम क्यों ना माँ से बात करें, हम माँ से चर्चा करें। क्यों, पुत्र ने अपनी माँ से पूछा। माँ अभी पिता कह रहे थे कि हमारे पास कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों के पास बहुत कमी है। अब माँ ने जब ऐसी बातें सुनी, वो अपने पुत्र को अभी तक छोटा ही समझती थी। वो नहीं जानती थी कि ये पुत्र को घर के बारे में पता है। लेकिन हर बच्चे को,
हर छोटे बच्चे को, हर नन्हे मुन्ने को अपने घर की हर परिस्थिति का पता होता है। भले ही वो कुछ ना कहे, कोई दखलंदाजी ना दे, लेकिन वो जानता है कि हमारे घर की असली स्थिति क्या है। उस पुत्र आज नहीं माना, आज उससे रुका नहीं गया। उसने कहा, अभी पिताजी कह रहे थे कि देव की कृपा से हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, लेकिन माँ मैं तो देखता हूँ हमारे घर में बहुत कमी है। हमारे पास कहाँ अच्छा घर है, कहाँ हमारे पास ज़्यादा और कुछ है, कहाँ हमारे पास अच्छे वाहन हैं, कहाँ हमारे पास अच्छी शिक्षा है। मैं देखो ना किसी स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे ट्यूशन पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हमारे पास में बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों के पास हैं। फिर हमारे पिताजी इसके बावजूद कहते हैं कि हमारे ऊपर देव की कृपा है, हम हर वर्ष तीर्थ यात्रा में जाते हैं। जबकि मम्मी इनको बताइए ना कि ये कृपा कृपा कुछ नहीं होती है। जो पैसा और हर वर्ष वो लगाते हैं, वो अगर मेरी शिक्षा पे लगाई जाए, बिटिया की शिक्षा पे लगाई जाए, बहन की शिक्षा पे लगाई जाए, उससे एक नई भैंस खरीदी जाए, नई घर में एक गाय आए, हमें लगता तब ज़्यादा संपन्नता होगी। लेकिन माँ ये सब सुन तो रही थी, ध्यान तो दे रही थी, लेकिन वो भी कुछ जवाब नहीं दे रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अपने इस पुत्र को क्या समझाए। पुत्र आगे कहता ही चला जा रहा था। उसने अपने जूतों की तरफ इशारा करके कहा कि मुझे 3 वर्ष हो गए हैं, मैं एक ही जूता पहन रहा हूँ। पिताजी के जूते देखिए, वो तो शायद इससे भी ज़्यादा पुराने हैं। हमारे इन जूतों में कंकड़ चुभते हैं। लेकिन मैं इसलिए नहीं कहता हूँ कि पापा के पास पैसा नहीं है। पापा ने अपने लिए तो शायद 5 सालों से जूते नहीं लिए होंगे, वो पुराने ही जूते हैं। उन्हें मरम्मत करा के पहनते हैं। हम लोग फटे कपड़े पहनते हैं, उनको सिलकर पहना जाता है। आखिर ये बताइए ना, पापा कह रहे थे कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं। मुझे लग रहा है हमारे यहाँ अभी हर चीज़ की कमी है। इस स्थिति में जहाँ पैसा ना हो, जहाँ सुविधाएं ना हो, जहाँ साधन ना हो, वहाँ तीर्थ यात्रा पर जाना कितना सही है, कितना गलत है। माँ निर्णय करना होगा, आपको पापा से बात करनी होगी। माँ चुपचाप सुन रही थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी, लेकिन वो समझती थी उसका बेटा होशियार है, बेटा होनहार है, बेटा जो कह रहा है बिल्कुल सही है। लेकिन वो अपने पद से इन बातों पर चर्चा करना चाहती नहीं थी। वो समझती तो सब कुछ थी, लेकिन वो चाहती थी कि ये मामला जो है यहीं पर बन जाए। पिता उसकी बात मानने को तैयार नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने समझाया। उन्होंने कहा, बेटा है वो ठीक है, लेकिन पापा जाते हैं तो उन्हें जाने दो। उनकी आदत है, उनका संकल्प है, उनका नियम है, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। पुण्य का माँ सब कुछ कर सकते हैं। कोई संकल्प नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई प्रण नहीं है। हमारे गांव के अन्य लोग भी तो हैं, सैकड़ों लोग रहते हैं। कुछ ही लोग तो जाते हैं, उनकी संख्या कितनी होगी? मुश्किल से 10 लोग होंगे। क्या 10 लोग ही संपन्न हैं? क्या ये 90% लोग बचते हैं ये संपन्न नहीं हैं? इनके घर में आखिर क्या कमी है? मैं तो ये देखता हूँ कि हमसे ज़्यादा सब सामान सबके यहाँ है, सारी सुविधाएं हैं। आखिर पिता के मन से ये भ्रम कैसे निकाला जाए? आखिर हम कैसे समझाएं कि जो समय आप वहाँ लगाते हैं वो समय हम लोगों के साथ लगाइए, एक हम लोगों के साथ व्यतीत कीजिए। उतना ध्यान खेती पे दिया जाए, वो समय हम अपने खेतों में दें, वो समय हम किसानी पे दें, अपने पशुओं पर दें, अपने जीवन पर दें, कुछ नहीं तो अपने शरीर पर दें, तो उसके ज़्यादा अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। पुत्र आज पता नहीं उसको क्या हो गया था, वो लगातार ये सब बातें कहता ही चला जा रहा है। माँ बोलने कुछ तैयार नहीं हो रही थी। माँ सिर्फ इतना कह रही थी, बेटा तुम नहीं समझते हो, तुम छोटे हो। पुत्र ने कहा, माँ छोटा हूँ तभी तुम्हें कुछ बोलता नहीं था। आज मुझे मौका मिल गया, आज मेरी बात आपने सुनी है। आप भी तो मेरी बात की हमेशा अनसुनी करती रहती थी। अब मैं क्या करूँ? माँ ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात मैं तुम्हारे पिता से कह दूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि वो उससे माने। उनके आदत में शामिल हो चुका है। पुत्र ने कहा, माँ मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मुझे मतलब है। ये घर हम लोगों का है, यहाँ क्या फ़ायदा है जहाँ पर उन रूढ़वादिताओं में हम फंसे रहें? हमारे पास बहुत ज़रूरी ज़रूरी काम है, हम उन्हें निपटाएं, या आखिर हम तीर्थ यात्रा पर जाएं। हाँ, तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए, लेकिन जब घर संपन्न हो, घर में सुविधाएं हों, जब कोई काम अधूरे ना हो, और फिर एक ही जगह पर 10 बार जाना कहाँ की बुद्धिमत्ता है? पिताजी के जाने का ही मन है तो दूसरी जगह जा सकते हैं, ऐसी जगह जा सकते हैं जहाँ 2-4 दिन में वापस आ जाएं। 1 महीने में कितना नुकसान होता है उसकी।
कितना समय हमारा जाता है, हम लोगों की पढ़ाई बाधित होती है, पिताजी नहीं होते हैं तो हमें घर के काम में हाथ बँटवाना पड़ता है। माँ तू भी कितनी परेशान रहती है, आखिर आपको इस विषय में बात करनी चाहिए। माँ ने जब इतनी बात सुनी, उसे लगा कि हाँ, मुझे एक बात करनी चाहिए। हमेशा मैं अपने पति की हाँ में हाँ मिलाती रहती हूँ और आखिर ये कब तक चलेगा? ऐसा नहीं हो सकता है कि हम उनसे कहें, जो ठीक बातें हैं वो मान लें। इसी उम्मीद के साथ उसने कहना चाहा, वो इंतज़ार कर रही थी कि उसका पति वापस आए और वो सारी बातें बताए। आज उसने ठान लिया था, मैं पुत्र की बातें बताऊँगा, लेकिन बेटा कह रहा था, बेटा फिर बोल उठा। उसने, पापा तुम मम्मी से सारे सवाल पूछना, ये सब सारी बातें उनके सामने रखना, उन्हें बताना कि कौन कौन गांव से नहीं जाता है वो भी संपन्न है, जो कभी नहीं गए वो भी संपन्न है, जो 10 बार गए हैं वो उनके यहाँ क्या विशेष बात है, जो एक बार भी नहीं गए उनके यहाँ क्या अभाव है। मम्मी एक बार तुम तुलनात्मक अध्ययन करना, तुम सारी बातें पापा को बताना, उसके बावजूद भी जब वो ना माने तो उन्हें जाने देना, लेकिन एक बार इसकी संकल्पना जरूर रखना, आप तुलना जरूर करना। मम्मी ने कहा ठीक है, मैं तेरी बात मानती हूँ। पुत्र को मौका मिला था, वो तो घर से बाहर चला गया। रात्रि होती है, रात्रि पर पत्नी जब आपस में बात करते हैं, उस महिला ने एक एक करके सारी बातें उसको बताई। बताने के बाद उसने कहा कि आप खुद ही सोचिए, जो लोग नहीं जा रहे वो कहाँ पे कम हैं, कहाँ पे कमज़ोर हैं। पुत्र ने जितनी बातें कही थी, महिला ने सारी बातें उनके सामने रखी। अब वो किसान मजबूर हो गया, वो सोचने लगा कि मैंने तो इन विषयों पर कभी सोचा ही नहीं था। आखिर मेरा पुत्र सही कह रहा है, जो सही कह रहा तो उसकी बात माननी चाहिए। फिर पिता ने सुबह होते ही अपने पुत्र को बुलाया, उससे कहा कि ये तुमने कहाँ से सीखा है, आपको किसने बताया है, आपके मन में ये विचार कैसे आए हैं। पुत्र हंसता रहा, मुस्कुराता रहा। उसने कहा इसका मतलब ये है, मेरी माँ ने आपको सारी बातें बता दी हैं, मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं करता क्या। मैं जब देखता था कि आप हर वर्ष ये करते हैं, मुझे तो होश भी नहीं है, पता नहीं आप कब से जाते हैं, आप वहाँ क्या करते हैं, मुझे पता भी नहीं है। लेकिन मुझे लगा कि एक बार आपसे बात की जाए। वो तो मुझे तो डर था कहीं आप इतनी बात सुन के मुझे मारे ना, मुझे पीटे ना। पिता ने कहा बात ये थी नहीं, मुझे तो सारी बात तेरी मम्मी ने बताई, तुम ये सारी बातें मुझसे भी कह सकते थे। पुत्र ने कहा मैं आपसे कहता तो, मैं मुझे विश्वास नहीं था, मुझे डर था, मेरे मन में भय था, मेरे मन में आशंका थी कि आप मेरी बात को नहीं मानेंगे। अब आप खुद ही देख लीजिए ना कि आप जिस बात को मानते हैं, क्या पता वो बात सही हो, क्या बात गलत हो। आपने सही गलत का कभी निर्णय ही नहीं किया, आपने सिर्फ एक जिद कर दी, आपने लोगों की देखा देखी की है, आप लोगों की बातों में आ गए हैं, आपने कभी खुद विचार नहीं किया। इतनी बात सुनने के बाद पिता ने कहा तुम ठीक कहते हो, मैं आपकी बात मानूंगा और अगली बार से जो भी काम करूंगा उस पे मैं सोच विचार जरूर करूंगा। लेकिन बेटा ये बताइए कि तुम्हें ये कैसे पता था कि तीर्थ यात्रा से कोई लाभ होता है नहीं होता। पुत्र ने कहा पापा इस बात को छोड़ दीजिए, आप खुद ही सोच लीजिए। यदि आपने इतना तुलनात्मक अध्ययन किया है, मैंने आपको बताया है, मम्मी ने बताया है कि आप उन लोगों को देखिए जो वहाँ जाते हैं और उन लोगों को देखिए जो वहाँ नहीं जाते हैं। अगर आपको दोनों अंतर आता हो, अगर आप अपने को उनसे आगे समझते हो, फिर आपकी इच्छा है, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। मैं होता हूँ कौन रोकने वाला, मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ। पैसे आप कमाते हैं, पैसा आप खर्च करते हैं, ये सब आपका ही है। आपके मन में जो आए वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं जो जानता हूँ, मैंने जो सुना है, मेरे टीचरों ने बताया है, मेरे जो गुरु ने मुझे सिखाया है, उसी के आधार पर मैं कह रहा था। मेरी पापा कोई जिद नहीं है, मेरी कोई जिद नहीं है, ना मेरी कोई ऐसी बात है, ना मैं ज्ञानी हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे इतना पता है कि आप एक बार जरूर सोचें कि क्या सही है क्या गलत है। पिता सोचने को मजबूर था। अब वो तत्काल ये नहीं कह पा रहा था, वो कभी नहीं कह रहा था कि आखिर क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि हम लोग सब जड़ता के शिकार होते हैं। हम जो करते हैं उसी को अच्छा समझते हैं, कभी हम उस पर विचार नहीं करते हैं। पिता पुत्र की वार्ता चल ही रही थी कि पिता के मन में तमाम सवाल आ रहे थे, तमाम आशंकाएं आ रही थीं कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन उसने अपने पुत्र से टालते हुए कहा ठीक है मैं विचार करूंगा।
यदि आपकी बात सही निकली तो मैं आपकी बात मानूंगा, यदि सही नहीं निकली तो फिर मैं वहाँ जाऊंगा जहाँ मैं जाता हूँ। पुत्र ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ, आपकी जो इच्छा हो वो आप करें, लेकिन एक बार विचार जरूर करें। विचार करने के बाद में जो अच्छा लगे वो तो जरूर करना चाहिए। साथियों, आपने इस वार्ता को सुना, इस कहानी को सुना। इस कहानी में आपको क्या अच्छा लगता है? पिता सही था या पुत्र? दोनों में जो सही हो उसके बारे में मुझे राय बताएं। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।